अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एम्प्लॉई शेयर स्कीम का। सैलरी का लास्ट चैप्टर है ये। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को शेयर्स दे तो वो कितना बेनिफिट है जो उसकी सैलरी में जाना चाहिए। राइट, इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है ना, वो यही रखना है कि वो कितना बेनिफिट है जो कि उसकी सैलरी में जा सकता है। ओके, इसकी पहले मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं ताकि आपको उससे आइडिया हो जाए। अच्छा, इसमें कुछ पहले टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको समझनी चाहिए। एक होती है ऑप्शन। एम्प्लॉय शेयर स्कीम के अंदर एक वर्ड आएगा ऑप्शन का, राइट। एक वर्ड आएगा रिस्ट्रिक्शन का, राइट। एक वर्ड आएगा इसमें फेयर मार्केट वैल्यू का, राइट। एक इसमें वर्ड आएगा डिस्पोजल का, एक आएगा राइट फॉर दी ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? किसी एम्प्लॉई को ये ऑप्शन दी जाती है कि साहब आप हमसे इतने शेयर्स आप ख़रीद सकते हैं। ऑप्शन क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ लेटर। एक ख़त है जो आपको इदारा देता है कि जनाब ये फॉर्म है, इसको आप फिल कर लें, राइट। एक ख़ास डेट में जब आप आएंगे तो हम आपको क्या दे देंगे? शेयर्स की अलॉटमेंट कर देंगे। इसको ऑप्शन कहते हैं। यानी अंग्रेज़ी में इसका मतलब होता है, क्या कहते हैं ऑप्शन को? आपके पास चॉइस है, ये भी इंग्लिश का लफ्ज़ है, ठीक है। मर्ज़ी है आपकी कि आप इसको लेना चाहें या इसको ना लेना चाहें, राइट। इस लेटर को क्या बोलते हैं? ऑप्शन। कि ये मेरे पास ऑप्शन आ गई है कि मैं इस चीज़ को ख़रीदूँ, या इसके ऊपर आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स लिखे होंगे, पूरी डिटेल होगी कि आपको कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स मिलेंगे। शेयर्स में जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि आप पैकेजेस में काम कर रहे हैं, तो पैकेजेस लिमिटेड अपने ही शेयर्स की बात करेगी आपसे। इसको एम्प्लॉय शेयर स्कीम कहते हैं। अगर कंपनी किसी और कंपनी की बात कर रही है अपने या एसोसिएट के अलावा, तो उसको हम एम्प्लॉय शेयर स्कीम नहीं समझेंगे। क्लियर? यानी ये कंपनी, यहाँ एम्प्लॉय शेयर स्कीम से मुराद ये है कंपनी खुद अपने या अपने किसी एसोसिएट के शेयर्स आपको ऑफ़र कर रही है, तो उसको हम एम्प्लॉय शेयर स्कीम समझेंगे। इज़ इट क्लियर? क्या है? पैकेजेस अपने शेयर इशू करें या किसी और के। तो पहली चीज़ क्या है कि आपको ऑप्शन दे दी जाएगी कि जनाब ये लेटर है। अच्छा, इस ऑप्शन की नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, इसकी कोई प्राइस भी हो सकती है। लेट्स सपोज वो कहते हैं जी ₹1 पर शेयर, ₹1 पर शेयर इसकी कॉस्ट है, राइट। और इसमें डाउन पेमेंट भी लिखी होगी, एडवांस जिसको आप कहते हैं। हो सकता है वो कहें कि जनाब आपको जो ₹5 पर शेयर आपको एडवांस भी देना है हमें। क्लियर? और इसमें शेयर की प्राइस भी लिखी होगी कि जब हम आपको शेयर देंगे तो आपको शेयर जो है वो ₹20 पर शेयर मिलेगा। इस तरह की इंफॉर्मेशन इस ख़त में लिखी हुई होगी। फ़ाइन। हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम की कि अगर एक इदारा अपने एम्प्लॉय को अपने ही शेयर्स दे, उसका मकसद क्या होता है? ताकि एम्प्लॉय का इस इदारे के अंदर एक इंटरेस्ट बना रहे, अपनी मलकियत शो करे कि यार इसके अंदर मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा उतनी इसकी शेयर प्राइस क्या है, वो बढ़ेगी। नॉर्मली इसका यही होता है। तो इसमें एक ख़त दिया जाता है, एक फॉर्म होता है। ख़त की बजाय समझें कि एक फॉर्म है जिसके ऊपर वो फॉर्म आप फिल करते हैं, उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी।
कि हम आपको 2000 शेयर्स दे रहे हैं। बाज़ का इसकी प्राइस होती है जैसे ₹1 पर शेयर, उन्होंने कहा कि इस खत की ₹1, अगर आप 2000 शेयर्स को बाई कर रहे हैं हमसे तो 2000 आप देंगे, जो कि एडजस्टेबल नहीं है। ठीक है, फिर इसमें डाउन पेमेंट लिखी होगी कि जनाब ये टोटल शेयर की प्राइस कितनी है, 20 पर शेयर। राइट नो यू आर गोइंग टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹5 पर शेयर, ₹5 आप हमें आज भी देंगे, तो बैलेंस कितना होगा, ₹15। यानी जब आपको शेयर्स मिलेंगे, यानी आप समझें कि आपने आज ज़मीन ख़रीदनी है तो ₹5 आज दे दिए, जब आप एक्चुअली रजिस्ट्री करवाने आएंगे तो कितने पैसे देंगे, और ₹15 और देंगे। 5 तो टोटल प्राइस उसकी 20 है ना, टोटल 20 की चीज़ है, ₹5 तो आप आज दे रहे हैं, नहीं समझ आ रही। और बाकी जब शेयर्स आपको मिलेंगे तो कितने होंगे, ₹20 और नहीं। ये इनको ध्यान से समझना है क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त इस लेटर की कॉस्ट कितनी पड़ी आपको, नहीं अभी कितनी कॉस्ट पड़ी सिर्फ इस लेटर की, अभी शेयर्स नहीं मिले आपको, ₹6। ये देखें आपकी इस लेटर की कॉस्ट आ गई ₹6 पर शेयर। अगर आपको शेयर्स हैं 2000 तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000। आप कहेंगे मेरे इस लेटर की फ़िलहाल कॉस्ट कितनी है, 12,000 है। इज़ इट क्लियर। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि ऑप्शन है, ये रिपीटेडली ये पेपर में चेक होता है, इसका सैलरी का लास्ट पार्ट है हमारा। अच्छा, अब एम्प्लॉई बाज़ क्या करते हैं, वो इस ऑप्शन को ही, लेटर को ही आगे बेच देते हैं या उसका कोई हिस्सा बेच देते हैं आगे। मेरे पास 2000 शेयर्स हैं, राइट, मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे शेयर्स मिले हैं 6 महीने के बाद, अभी मुझे शेयर्स मिले नहीं हैं। अब मुझे नज़र आ रहा है कि यार मैं शेयर्स ख़रीद के क्या करूँगा, या मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस लेटर को ही बेच देता हूँ। ओके, अब मेरी कॉस्ट कितनी है, ₹6 पर शेयर। अगर मैं इस लेटर को किसी से मैं कांटेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरे पास शेयर्स की ऑप्शन है ख़रीदने की, ये मेरे से तुम ख़रीद लो, बयाना नहीं है, यानी बयाना बिक जाता है, तो आप मेरे से क्या करो, ये बयाना आप मेरे से बाय कर लो। वो कहता है ठीक है, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, मैं कहता हूँ जी 12,000। वो कहता है मेरे से 20,000 ले लो। क्या ले लो, मैं कहता हूँ जी ठीक है, मैं इसको बेच देता हूँ। तो लॉ ये कहता है कि ये जो आपको गेन हुआ है ये आपका सैलरी होगी, इसको सैलरी गिना जाएगा। सैलरी क्यों गिना जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या होगा, आपकी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, कि वो आपने चीज़ बेची कितने की है और ख़रीदी कितने की है। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड ऑप्शन, सेल ऑफ ऑप्शन। मैंने वो चीज़ नहीं बल्कि उसके राइट्स को ही आगे बेच दिया। कोई क्वेश्चन हो पूछ लें। ये बात समझ आ गई। अभी मैं रीडिंग भी करवाता हूँ, पहले यहाँ से समझे अभी सिर्फ। इस ओके, क्लियर। एक होता है कि आपको शेयर्स मिल जाते हैं जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, पाबंदी कोई नहीं है, और आपको उन्होंने शेयर दे दिए कि ये शेयर्स आप ले लें। पहली ऑप्शन थी कि ये आपने वेट ही नहीं किया, आपने डायरेक्ट शेयर्स लिए, ऑप्शन लिए और उसको बेच दिया। एक दूसरी स्टेज ये है कि आपको शेयर्स मिल जाते हैं और उस पर कोई पाबंदी नहीं है, फ्री मिले हुए आपको। अब जब मिल जाते हैं तो उसका आपको मैं फार्मूला बता चुका हूँ। अगर शेयर्स आपको अक्वायर आपने कर लिए तो चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी एसेट मिलेगा तो उस दिन उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है उसमें से उसकी कॉस्ट माइनस करनी है। ये जनरल फार्मूला है जो तमाम एसेट्स के लिए है। कोई भी चीज़ जो आपको मिलेगी, जिस दिन मिलेगी, वो देखा जाएगा उस दिन ये मार्केट में कितने की थी और आपने कितनी पेमेंट की है। ये बड़ी कॉमन सी बात है कि वो बाकी आपका क्या है, डिफरेंस होगा। ये भी किस में जाएगा, सैलरी में जाएगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए। इस ओके। मिसाल अगर इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करें
द एम्प्लॉई डज नॉट सेल द शेयर, रादर ही होल्ड्स द ऑप्शन टिल द डेट व्हेन द शेयर्स इशू टू हिम। तो इसकी कितनी प्राइस बन जाएगी? ये 1, 5 और 15, टोटल हम कहेंगे इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 21 रुपीज़ है। 1 रुपया तो इस ऑप्शन को लेने की थी। ये 1 रुपया समझे कि जैसे ये फॉर्म की कीमत है। 1 रुपया क्या है? इस फॉर्म की कीमत है। जैसे कि आप बहरिया टाउन के फॉर्म इशू होते हैं, जैसे DHA के फॉर्म इशू होते हैं, तो आप जब फॉर्म लेने जाते हैं ना, कहते हैं जी 5000 रुपीज़ दे दें, 10,000 रुपीज़ दे दें। तो ये जो प्राइस है ना, ये इस फॉर्म की प्राइस है। एक है उसके अंदर एडवांस है कि DHA वाले आपको कहते हैं जनाब ये प्लॉट जो है ये 50 लाख का है, 10 लाख रुपये एडवांस वो भी दें। हाउ मच यू हैव पेड? 1,05,000। इसमें 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये एडवांस है, 1,05,000 क्या है? उसकी फॉर्म की कीमत है। तो आपसे अगर कोई पूछे यार आपकी कॉस्ट कितनी है, तो आप कहेंगे 1,05,000। ओके। तो जब आपको प्लॉट मिलेगा, हाउ मच यू हैव टू पे? आप 4 मिलियन और पे करेंगे। 5 मिलियन में से 1 मिलियन तो आप पे कर चुके हैं, बाकी 4 मिलियन। तसल्ली के साथ इसको सोचना है। इसके अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। अंग्रेज़ी सिर्फ थोड़ा सा आपको तंग करेगी, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। अच्छा, अब इसमें बाज़ औक़ात एग्जामिनर ये कहता है कि कंपनी ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप इसको नहीं बेच सकते, आप इसको नहीं बेच सकते। फ़लाँ डेट तक, 2 महीने तक, 6 महीने तक, साल तक, 2 साल तक आप इसको बेचें। रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल है। यू कांट सेल, उस डेट तक आप इसको बेच नहीं सकते। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक ये है कि इसके बावजूद आप इसको सेल कर देते हो, और दूसरा ये है कि आप वेट करते हो कि रिस्ट्रिक्शन को विड्रॉ कर लिया जाए। 2 काम करते हो। जैसे ऑप्शन में भी तो आपने यही 2 काम किए थे ना। ऑप्शन का ख़त लेके या तो रख लिया था, और या आपने क्या किया था? बेच दिया था। सेम अगर शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे हैं, आप पेमेंट सारी कर चुके हैं, आपके ऊपर उसने पाबंदी लगा दी कि फ़लाँ डेट तक आपने नहीं बेचनी। आप कहेंगे सर जब पाबंदी है तो फिर कैसे उसने सेल कर दिए इसको? फिर कैसे सेल कर दिए? सेल कर दिए हैं, लेकिन जब जिस शख्स को आपने सेल की है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। यानी आप सेल कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आप जाके किसी को सेल कर दें, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, माई शेयर्स आर गोइंग टू बी रिस्ट्रिक्शन इज़ विड्रॉन इन दिस ईयर, इस टाइम पे रिस्ट्रिक्शन विड्रॉ होगी तो आप ये कर लीजिएगा। अंडरस्टैंड? यानी सेल हो सकते हैं ये शेयर्स, लेकिन उस बंदे के नाम ट्रांसफ़र नहीं होंगे। पहले आपके नाम ट्रांसफ़र होंगे, फिर उसके नाम ट्रांसफ़र होंगे। ओके। अगर सेल हो जाए तो फिर वही फार्मूला है जो ऑप्शन का था कि उसकी जो सेल प्राइस है माइनस कॉस्ट, सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शन हो या शेयर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हो, इन दोनों का सेम ट्रीटमेंट होगा हमारे एग्जाम में। आपको ऑप्शन मिली और आपने होल्ड की हुई है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वेट कर रहे हो, और आपको शेयर्स मिले रिस्ट्रिक्टेड और आपने होल्ड किए हुए हैं, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इस ओके। आप ऑप्शन को बेच दें या रिस्ट्रिक्शन को बेच दें, क्या होगा इसका? कि इसका वही फार्मूला होगा कि वो बेचे कितने के और आपकी कॉस्ट टोटल कितनी थी। जो डिफरेंस आएगा वो उस साल, जिस साल आप बेचेंगे, वो कहाँ चला जाएगा? सैलरी में चला जाएगा। दैट्स इट। ओके, ये बात समझ आ गई कि नहीं? एक लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ होगा फेयर मार्केट वैल्यू का। जब आपको शेयर्स मिल जाए या मिले हुए शेयर्स की रिस्ट्रिक्शन उठा ली जाए तो हम समझेंगे आज मिले हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप इस साल में हैं, यहाँ पर आपको शेयर्स, आपको ऑप्शन दे दी गई, आपको ख़त मिल गया कि जनाब इतने शेयर्स हैं, आप आके इस डेट को हमसे ले सकते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी के ऊपर आपको फिजिकली शेयर्स मिल गए, राइट?
इस पॉइंट बी के ऊपर आपको जैसे ही शेयर्स मिलेंगे तो हम कहेंगे कि उस दिन शेयर जितने का था उसकी जो मार्केट वैल्यू थी माइनस कॉस्ट, ये वो बेनिफिट है जो आपके एम्प्लॉयर ने दिया और किस में चला जाएगा, सैलरी में चला जाएगा, राइट। यानी जिस दिन आपने ऑप्शन ली उस दिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आपको कुछ मिला ही नहीं है। यू हैव जस्ट पेड सम अमाउंट एज एडवांस, दैट्स इट। यहाँ तो कुछ कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो शेयर्स मिल जाएंगे आपको, तो आपके क्या होगा, ये फार्मूला लगेगा कि भाई ये चीज़ थी कितने की, कितने के शेयर थे जी, 100 रुपये का शेयर था, आपने कितनी पेमेंट की है, 20, बाकी बेनिफिट आप सैलरी में डाल दो, क्योंकि ये जो बेनिफिट है आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया हुआ है। इस ओके कि नहीं समझ आ रही? ओके। अच्छा, फर्ज करें कि आपको शेयर्स तो मिले इस दिन, इसकी मार्केट वैल्यू तो थी, यानी ए पॉइंट पे आपको ऑप्शन मिली, बी पॉइंट पे आपको शेयर्स मिल गए, लेकिन इस पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि जनाब आप इस शेयर्स को जाके अक्वायर कर सकते हैं सी पॉइंट के ऊपर, यहां रिस्ट्रिक्शन को विड्रॉ किया जाएगा, यहां पर आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने इसको डी पॉइंट पे जाके सेल कर दिया, कितने पॉइंट हो गए, ए ऑप्शन मिली, बी पे रिस्ट्रिक्शन लगी थी, सी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन विड्रॉ की गई, और डी के ऊपर जाके आपने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब हमारा इस पूरे साल में कोई गेन या लॉस नहीं होगा, यहां हम इसकी कंप्यूटेशन ही नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ हमने क्या की हुई है, पेमेंट की हुई है। यानी आपको लेट्स सपोज कि इट इज़ 2024 एंड दिस इज़ 2020। अगर आपसे पूछा जाए इस साल के अंदर कि यार इसके ऊपर इसकी कोई टैक्स इम्प्लीकेशन होगी, तो आप कहेंगे नो टैक्स इम्प्लीकेशन, क्योंकि टैक्स इम्प्लीकेशन तब होती या ये ऑप्शन को बेच देता, या रिस्ट्रिक्शन विड्रॉ कर दी जाती, या इसको शेयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन मिल जाते, राइट। अब चूंकि ना ही इसने ऑप्शन को बेचा है, ना ही इसने रिस्ट्रिक्शन को किया है, लिहाजा यहां पर इसकी कोई जो है वो टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होगी। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, दैट्स इट, आप इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, जैसे ही विड्रॉ की तो हम कहेंगे अब शेयर मिले हैं, अब हमें शेयर मिले हैं, हमें इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, वो जब हम करेंगे तो लॉ कहता है ये सैलरी में जाएगा, ये किस में जाएगा, सैलरी में जाएगा, ओके। अब एग्जामिनर हो सकता है कि आपको इस दिन की मार्केट वैल्यू भी दे शेयर्स की। अच्छा, शेयर्स की भी दो प्राइसेस होती हैं, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग होती है। आपने हमेशा एग्जाम में अगर गिवन हो तो क्लोजिंग लेनी होती है, ओपनिंग नहीं लेते। आज की ओपनिंग कल की क्लोजिंग होती है। एग्जाम में अगर शेयर प्राइस की, शेयर्स को तो समझ आ रही है ना, शेयर्स किसे कहते हैं, जब आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके इवज आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड शेयर्स, उसको हम शेयर्स कहते हैं। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसकी ओपनिंग प्राइस भी होती है और इसकी क्लोजिंग प्राइस भी होती है। समझ आ रही? तो हमें पहला पॉइंट हमारे पास आ गया सी पॉइंट, जहां पर जाके हमने टैक्स इंप्लीकेशन करनी थी और इसका डिफरेंस जो था वो कहां लेके जाना था, सैलरी में। फाइन। अब देखिएगा, आपने डी पॉइंट पे जाके उसको सेल कर दिया। जब आप सेल करेंगे तो यहां कैपिटल गेन जनरेट होगा, क्योंकि शेयर्स का बेचना क्या कहलाता है, कैपिटल गेन। शेयर्स का बेचना कहां जाता है, कैपिटल गेन के अंदर। अब यहां इसकी कुछ सेल प्राइस होगी जिसका आपने बेचा। अब यहां से इसकी कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे, बल्कि ये जो मार्केट वैल्यू है इसको माइनस करेंगे, ये फेयर मार्केट वैल्यू इसकी माइनस करेंगे, ओके। मैं आपको भी देखिएगा, मैं आपको भी समझाता हूं, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं एक ब्लॉक बना रहा हूं आपके सामने, यहां पर मुझे शेयर मिला
20 रुपीज़ का ये कंपनी ने मुझे दिया, ये मेरी प्राइस थी, लेकिन एक्चुअली जो शेयर था ये था 50 रुपीज़ का, इसकी जो मार्केट वैल्यू थी, राइट, ये था मैं ए पॉइंट के ऊपर, ये हूं मैं सी पॉइंट के ऊपर। इस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे तो अभी चीज़ मिली नहीं है। मुझे ऑप्शन मिल जाए या रिस्ट्रिक्शन के साथ मिले, मैं समझूंगा मुझे चीज़ नहीं मिली। लेकिन मुझे जब मिली सी पॉइंट के ऊपर तो इसकी प्राइस कितनी थी? 50। देखें, अगर मैं खुद इस वक्त मार्केट में जाता तो ये चीज़ कितने की मिलती? 50 की, 50 की। तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे बेनिफिट कितना दिया? 30 का। लॉ तो यही चीज़ सेम हम किस में पढ़ चुके हैं? चैप्टर 2 के अंदर। इफ़ एनी एसेट ट्रांसफर टू एन एम्प्लॉय विदाउट रिस्ट्रिक्शन देन द डिफरेंस शैल बी चार्ज अंडर द हेड सैलरी। कि एम्प्लॉयर ने आपको कितना फ़ायदा दिया, वो चीज़ कितनी सस्ती दी, वो जो डिफरेंस है वो आपकी सैलरी में जाएगा। इज इट क्लियर? आप कोई आंसर नहीं कर रहे यार आज, क्योंकि मुझे लग रहा है समझ नहीं आ रही। नहीं आ रही फिर बोले ना ज़रा जी। इस ओके। अब मैंने ये शेयर जो था वो आगे जाके बेच दिया 90 का, डी पॉइंट के ऊपर मैंने सेल कर दिया इसको। अंडरस्टैंड? अब ये जो फेयर मार्केट वैल्यू थी ना 50, ये मेरी इस सेल के लिए कॉस्ट गिनी जाएगी। अब हम 20 को कॉस्ट नहीं लेंगे, अब किसको कॉस्ट लेंगे? 50 को। इसको बोलते हैं डीम्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? डीम्ड कॉस्ट। समझी जाएगी, समझी जाएगी, इसको समझा जाएगा कि अब ये तुम्हारी कॉस्ट है। ये बेसिक रूल वही है सेक्शन 73 का कि जिस चीज़ पे टैक्स लग जाएगा वो दोबारा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी मैं 50 पे तो टैक्स दे चुका हुआ हूँ, अगर दोबारा मैंने बेची है चीज़ 90 की, मैं किसी आम आदमी से पूछूंगा भाई इसकी कितना आपको फ़ायदा हुआ, तो वो कहेगा मुझे 70 का बेनिफिट हुआ है। किसी से भी पूछें कि मैंने 20 की चीज़ बाय की है, मैंने 20 की चीज़ बाय की है और 90 में बेची है, आपके एम्प्लॉयर ने 20 की दी ना, आपने 90 की सेल कर दी, तो कोई भी बंदा आपको बताएगा, कहेगा आपको 70 का बेनिफिट हुआ है। लेकिन लॉ ये कहता है कि नहीं भाई, इसके अंदर 30 का बेनिफिट तो आपके एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है आपको, बिकॉज इफ यू वुड हैव बाय दिस शेयर फ्रॉम द मार्केट देन द कॉस्ट शुड बी 50। फिर कॉस्ट कितनी होनी थी? तो आपको एक्चुअल जो बेनिफिट मिला है मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, वो मिला है 40 का। तो असल में आपका जो 70 का बेनिफिट है वो दो हिस्सों में आपको मिला है। इसमें 30 आपके एम्प्लॉयर की वजह से, राइट, जो उसने सस्ती चीज़ दी है आपको, ठीक है, ये आपकी सैलरी में जाएगा, और जो 40 है ये आपका कैपिटल गेन में जाएगा, ये वाला। इस ओके जी। ऑप्शन ले ली, अगर तो उसने ऑप्शन ली नहीं है ना, फिर तो हम इससे बाहर हैं। हमने कहा कि उसने ए पॉइंट के ऊपर ऑप्शन ले ली हुई है, उन्हें वो ख़त ले लिया और उसकी उसने पेमेंट कर दी है। लेट्स सपोज हमने एज्यूम किया था कि उसने 1 रुपया इस एक पर शेयर इसकी कॉस्ट पे की है और 5 रुपये 5 रुपीज़ एडवांस में दिए हैं, टोटल 6 रुपीज़ उससे ले लिए हैं। 15 रुपीज़ वो बाद में देगा जब आएगा। उसको शेयर्स मिल गए जाके बी पॉइंट के ऊपर, लेकिन यहाँ लगी थी रिस्ट्रिक्शन। उन्होंने कहा था बी पॉइंट पे मिल गए शेयर्स, लेकिन उस पर लिखा हुआ था कि यू कैन सोल्ड दीज शेयर्स राइट ऑन एट टाइम सी। इस जाकर आपको ओपन मिलेंगे, फिर आप इसको बेच सकते हैं। लेकिन उसने सेल किए जाके डी पॉइंट के ऊपर, राइट। तो जब सेल को शेयर्स को सेल करेंगे तो फिर कैपिटल गेन जनरेट होगा, राइट। और जब आपको शेयर्स मिल जाएं या रिस्ट्रिक्शन विड्रॉ कर दी जाए तो उस वक्त आपका सैलरी जनरेट होगी। शेयर्स मिल गए, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, पाबंदी थी कि आपने इसको बेचना नहीं अभी।
अगर आप बेच भी देंगे तो हम इसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो अगर सर सी पॉइंट पे उसको विड्रॉल उसकी खत्म होता तो वो विड्रॉल कर सकता है और सी पॉइंट पे वो सेल कर दे, तो इस दिन फिर कुछ सिर्फ सैलरी में जाएगा सारा। इनका पॉइंट ये है कि इसी दिन इसकी हो वो इसकी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो, इसी दिन बेच दे, तो फिर इसको तो यही बेनिफिट जाएगा ना, कैपिटल गेन नहीं जनरेट होगा। ओके, आप कहते हैं कि सर अगर 50 का था, मैंने बेचा तो वो बिक गया जाके 40 का, मुझे 10 रुपये का नुकसान हो गया, तो वो कैपिटल लॉस हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कैपिटल गेन की बजाय, जब तक मुझे शेयर्स मिले उसकी प्राइस गिर गई हो, तो मुझे गेन की बजाय लॉस भी हो सकता है। प्रैक्टिकली आप कहेंगे सर मुझे तो 20 का गेन हो रहा है, आप कैसे लॉस कह रहे हैं, लेकिन टैक्स में कितना हो रहा है, लॉस, क्योंकि अब उसकी कॉस्ट यहाँ पर कितनी मानी जा रही थी, 50, उसके बाद उसने बेच दिया 40 का, तो उसको 10 रुपये का लॉस हो रहा है। ओके, यानी जब आपको शेयर्स मिल जाएं या रिस्ट्रिक्शन विड्रॉ कर ली जाए, उसको अब आप उस वैल्यू को कॉस्ट गिनेंगे। अब आपकी पुरानी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, अब नई कॉस्ट बनेगी आपकी ये वाली। फाइन। अच्छा जी, मैं आपको अब थोड़ा सा रीड कर दूं, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। A company being an employer may issue shares of the company to its employees free of charges as an employment benefit। ठीक है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन के तौर पे क्या देती है, शेयर्स, बगैर किसी पैसों के। अगर दे दे तो क्या होगा वो उसकी सैलरी गिनी जाएगी। अगर कोई भी पैसा कंपनी ना ले तो क्या होगा, वो फ्री है ना चीज़, तो जितने की मार्केट में है लॉ कहता है ये तुम्हारा सैलरी है ये। However, a company may charge an amount called exercise price or grant price, exercise price or grant price against the issue of the option and or share which is less than the market value of the share at the time, and therefore an employment benefit arises against the issue of the option of shares which is less than the market value of the shares at the time, एंड देयरफॉर एन एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अराइजेज। इस वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट मिलेगा जो आपके एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है। राइट और ऑप्शन टू अक्वायर द शेयर्स, वैल्यू ऑफ द राइट और ऑप्शन, देखें राइट दो लफ्ज़ देखें, राइट और ऑप्शन टू अक्वायर द शेयर इज़ नॉट टैक्सेबल इवेंट एंड इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। खाली ऑप्शन का मिल जाना टैक्सेबल इवेंट नहीं है। हाउएवर इफ़ इट इज़ टैक्सेबल ओनली वेयर द एम्प्लॉय डिस्पोजेज द ऑप्शन, इसको हाईलाइट करें, अगर वो इसको क्या कर देता है, डिस्पोज ऑफ कर देता है, इन विच केस गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल अंडर द हेड सैलरी। कंसिडरेशन रिसीव्ड लेस कॉस्ट ऑफ द राइट। कंसिडरेशन मीन सेल प्राइस माइनस उसकी जो कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट में मैंने आपको बताया दो चीज़ें हो सकती हैं, नंबर वन कॉस्ट ऑफ द राइट या कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन, और प्लस इसके अंदर आपकी एडवांस प्राइस जो है, दोनों इसकी कॉस्ट हो सकती हैं। लेटर की कीमत क्या थी उस ऑप्शन की, और प्लस आपने एडवांस कितना दिया, उसको कॉस्ट कहते हैं। इट मीन्स दैट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द राइट और ऑप्शन एट द टाइम इट इज ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय इज़ नॉट टैक्सेबल। ये एक आपको आगे सिर्फ क्लैरिफिकेशन दी जा रही है कि अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर इसकी मार्केट वैल्यू गिवन हो तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसका हमारे साथ लेना देना, जब तक आप बेचेंगे नहीं ऑप्शन को उस वक्त टैक्सेबल इवेंट नहीं क्रिएट होगा। ओके, ये बात ज़हन में रखनी है। शेयर्स का मिल जाना टैक्सेबल इवेंट बन जाएगा अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई। ऑप्शन का मिल जाना टैक्सेबल इवेंट नहीं है, शेयर्स का मिल जाना विद रिस्ट्रिक्शन टैक्सेबल इवेंट नहीं है। इश्यू ऑफ शेयर, शेयर मे बी इशू टू एम्प्लॉइज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर, और इट मे बी इशूड विद रिस्ट्रिक्शन। कहता है शेयर आपको इशू किए जा सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र, और इट मे बी विद रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र, ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिंग लॉक एंड पीरियड और लॉक इन पीरियड। ठीक है, ये आगे उन्होंने टर्म यूज़ की है
ट्रेडिंग लॉक कहते हैं पीरियड, और लॉक इन पीरियड, कि लॉक कर दिया आपको कि जनाब इस पीरियड के अंदर आप इसको बेचें। यानी इसमें अगर लॉक इन पीरियड देखें तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बी टू सी, ये लॉक इन पीरियड है कि आपको लॉक कर दिया कि भाई इसके अंदर आपने शेयर्स को नहीं बेचना। इन केस ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, द शेयर्स आर नॉर्मली हेल्ड बाय द ट्रस्टी ऑफ द स्कीम इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु आर द बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ द शेयर। कहता है जब शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए तो ट्रस्टी जो होता है ना उस इदारे का, वो अपने शेयर्स देता ही नहीं है ताकि लोग बेच ही ना सके, ट्रेडिंग ही ना कर सकें। ऐसा पेपर में आज तक आया भी नहीं है कि उसने रिस्ट्रिक्शन को कभी बेच दिया हो, रिस्ट्रिक्टेड शेयर को बेच दिया हो। राइट, कहता है नॉर्मली अपने पास हेल्ड कर लेते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ एन अमाउंट अंडर द हेड सैलरी इज एज अंडर, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ इशू ऑफ शेयर, जिस साल आपको शेयर इशू हो जाए, टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द एम्प्लॉई हैज़ अ फ्री राइट टू ट्रांसफ़र द शेयर्स और ही डिस्पोजेज ऑफ द शेयर विच एवर इज अर्लियर। ये देखिएगा कि जब उसको राइट मिल जाए या उससे पहले शेयर्स को बेच दे। राइट मिलने से पहले क्या है, यानी उसको बी में शेयर्स मिले, उसने सी तक का वेट ही नहीं किया, उससे पहले बेच दिए, तो फिर भी सैलरी में चले जाएंगे। राइट, सी तक चले गए फिर भी सैलरी में है, सी से पहले आपने पॉइंट से शेयर बेच दिए फिर भी सैलरी में है। हाँ, सी के बाद कैपिटल गेन जनरेट होगा। बात समझ आ रही? सी पॉइंट के बाद जब आपको शेयर्स मिल जाएंगे, यानी उसका लॉक इन पीरियड ख़त्म हो गया, उसके बाद कैपिटल गेन होगा। अगर उससे पहले आपने शेयर्स को बेच दिया तो फिर सैलरी में ही जाएंगे। यानी वो जो सी पॉइंट है ना, उससे पहले पहले हर सूरत में सैलरी आनी है। यानी ए पॉइंट पे आपने कोई हरकत की, बी पे की, सी पे की, तो इसमें सैलरी ही आएगी। सी से आगे जाएंगे तो फिर आपकी क्या होगी, कैपिटल गेन जनरेट होगा। यू गॉट द पॉइंट? डज इट मेक सेंस? Taxable at fair market value at the date of issue of the share less any consideration given by the employee। और ये वही चीज़ है कि आप जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी, लेस एनी कंसिडरेशन जो भी आपने दी है ऑप्शन की शक्ल में, द टैक्सेबल एट फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स लेस, इसमें से माइनस करेंगे क्या चीज़, एनी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो आप चीज़ें देते हैं, मुआवजा जिसे कहते हैं, कंसिडरेशन को मुआवजा, गिवन बाय द एम्प्लॉई फॉर शेयर्स ऑप्शन और राइट। यानी आज तक जितने उसने पैसे दिए हैं ऑप्शन के, एडवांस में, वो सारे के सारे इसमें क्या कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। ओके, टैक्सेबल एट फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम द एम्प्लॉई हैज़ अ फ्री राइट टू ट्रांसफ़र और ही हैज़ डिस्पोजेज ऑफ द शेयर विच एवर इज अर्लियर। ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ जो मैंने आपको कहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि सर जी अगर फेयर मार्केट वैल्यू, मैं आपको पहले मार्केट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर डेली आपको प्राइसेस मिल रही होती हैं। अगर आप इसकी यहाँ पर ना आपको मुख्तलिफ जो आइटम्स हैं, ये देखें ऊपर आपको नज़र आ रही हैं, ये प्राइसेस इनकी चलती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, इनकी जो प्राइसेस हमें नज़र आ रही होती है ना, ये देखें KEL, FA, BL, ICIBL, ये सारी चीज़ें जो हैं, टॉप एक्टिव स्टॉक आ रहे हैं हमारे पास, ये इनके सिंबल्स हैं, ये आपको प्राइसेस नज़र आ रही हैं। ये तो सारी कराची स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, इनकी तो मार्केट प्राइस होगी। जब भी ये क्लोज होंगी इनकी मार्केट प्राइस होगी, जब भी ओपन होंगी इनकी कोई ना कोई मार्केट प्राइस। तो यहाँ एक सवाल ये पैदा हुआ था, ये बात क्लियर हुई आपको मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो चीज़ें कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, लिस्टेड से ये मुराद है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, जैसे मंडी नहीं एक लगती,
जैसे आजकल बकरों की मंडी लगी हुई है ना। उस मंडी के अंदर उन्होंने कुछ रूल्स रखे हुए हैं। आप जानवर का गोबर उठा के यहाँ फेंकेंगे, आप यहाँ गंद नहीं डालेंगे, आपकी ये विसिनिटी है, उसका किराया भी लेते हैं, उनसे रेंट लेते हैं ना। बिल्कुल समझिए, जो स्टॉक एक्सचेंज होती है ना, ये एक तरह की मंडी होती है। अच्छा, मंडी में क्या होता है, बायर भी आता है और सेलर भी आता है। तो सेलर कौन है, ये कंपनीज, ये अपने शेयर्स को बेचना चाहती है, तो इस मार्केट में आ गए। ओके, तो मैं बायर हूं, मैं भी इस मार्केट में एंटर हो गया। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये इनसे इसका शेयर लेती है और ये देखती है कि कोई बदतमीजी ना कर रहे हो। अब क्लियर हुई ये बात कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, कि एक तरह की ये मार्केट है, उर्दू में हम मंडी कहते हैं, कि एक मंडी है जहां पर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर भी आता है और सेलर भी आता है, कि भाई यहां आ जाओ सारे मिलके यहां से खरीद लो। इसको कहते हैं लिस्टेड कंपनीज। ओके, आप बोलते नहीं आगे से भाई, कुछ बोलेंगे मुझे, जब तक आप मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको समझ नहीं लग रही या लग समझ रही है। जी, समझ, चलो। ओके, अब सवाल ये था कि भी अगर कोई कंपनी उसमें लिस्टेड ही नहीं है, उसका क्या होगा। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि उसकी ब्रेकअप वैल्यू होती है। अनलिस्टेड कंपनी की क्या होगी, ये याद रखें, एग्ज़ाम में अगर ब्रेकअप वैल्यू लिखी हो तो उससे मुराद भी क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू। आम अल्फाज में फेयर मार्केट वैल्यू से क्या मुराद होती है, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की है वो पब्लिक कंपनीज़ की होती हैं। और अगर ये कंपनी जो है वो पब्लिक नहीं है, अनलिस्टेड है, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, उसकी ब्रेकअप वैल्यू होगी, और उस ब्रेकअप वैल्यू को ही क्या कहेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू कहेंगे। इसकी जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं उनकी ब्रेकअप वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स। उर्फ़ आम में आप इसको इक्विटी कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग नहीं होती, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। आपको आपके उस्तादों ने बुक वैल्यू का लफ्ज़ पढ़ाया होगा, ये वही बुक वैल्यू है कि इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये हम उसे कहेंगे कि उसकी ब्रेकअप वैल्यू है। तो अगर वो पब्लिक कंपनी होगी तो उसके लिए वर्ड क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू, इसके लिए वर्ड क्या होगा, ब्रेकअप वैल्यू। यही उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। चैप्टर क्लोज हो गया जी। अब इसकी एक्सरसाइज ज़रा शुरू करते हैं। अच्छा, ये अगर आपने नोट कर लिया तो इसको रेज कर दूं। ये बात समझ आ गई ना सारी। अच्छा जी, इसकी रिक्वायरमेंट है, मार्च 2003 में क्वेश्चन आया, चैप्टर नंबर 3B है या 4B है, देखिएगा 3B, चैप्टर 3B है जी, ये खालिद साहब की बुक का। मार्च 2003 में ये क्वेश्चन आया, कहता जी कंप्यूट taxable income and tax thereon, show all computations and assumptions as necessary. Mr. Mushtaq has provided you with the following data for the computation of taxable income for the tax year 2x3. पहले लिखेंगे मिस्टर मुश्ताक, computation
taxable income tax year 20x3। कहते जी बेसिक सैलरी, बोनस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, लीव फेयर असिस्टेंस, मोटर व्हीकल, तो सैलरी है। पहले हम हेड ऑफ इनकम देंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी टोटली टैक्सेबल। लेकिन हमें पर मंथ तो नहीं बता रहा ना कि पर मंथ है ये, तो हम इसको फिर फॉर द ईयर लेंगे 450, और बोनस टोटली टैक्सेबल 100,000। उसके बाद है जी कन्वेंस अलाउंस, वो है जी हमारे पास 100,000। अच्छा ये देखें, ऊपर रुपीज़ लिखने हैं, हर 3 के बाद कॉमा लगाना है, सिफर का साइज़ पूरा रखना है, ये नहीं करना कि छोटा, ऐसे नहीं लिखना 450, ये गलत है। कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस टोटली टैक्सेबल, $202, 500। लीव फॉर असिस्टेंस, लीव फेयर असिस्टेंस, लीव फेयर टोटली टैक्सेबल 120,000। फिर कहते हैं जी मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एंड यूज पार्टली फॉर द पर्सन एंड पार्टली फॉर बिजनेस। इससे क्या समझ आइए, पार्टली 5%, पर्सनल के लिए, पर्सनल के लिए क्या था, पार्टली। पर्पजेज, रनिंग कॉस्ट बोर्न बाय द एम्प्लॉय ₹60,000 वेयर एज कॉस्ट ऑफ द कार वाज 2.2 मिलियन। क्या ट्रीटमेंट होगा? किसका? जी नहीं, वो बेशक गिवन है, हमें ये, हम इसका तो ट्रीटमेंट करेंगे ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप उसको छोड़ दें, नहीं कन्वेंस अलाउंस तो और चीज़ है ना, उसको तो कन्वेंस अलाउंस दिया जा रहा है, ये अलग चीज़ है, इसका ट्रीटमेंट बताएं। हाँ जी, आपको इसका मैंने रूल ये बताया था कि इसमें 2 चीज़ों की कंडीशन का पूरा होना लाजमी है, कि कार इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तब जाके आप 5% वाला रूल अप्लाई करेंगे। ओके, अगर ये, लेकिन यहाँ का ना पर्पजेस, रनिंग कॉस्ट बोर्न बाय द एम्प्लॉय रुपीज दिस, इसका मतलब ये उस कंडीशन को नहीं पूरा कर रहा है जिसके लिए उसका 5 या 10% आना था। कार इज ओन्ड बाय द कंपनी, मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉई, लिहाजा उस कंडीशन को नहीं पूरा कर रहा, लिहाजा हम इसका कुछ भी इसकी सैलरी में ऐड, क्योंकि सारी कॉस्ट एम्प्लॉई बर्दाश्त कर रहा है। ओके, तो यहाँ सिर्फ लिखेंगे हम कन्वेंस या कार प्रोवाइडेड, राइट, तो यहाँ लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इसको दोनों कंडीशन इसकी पूरी नहीं हो रही, गाड़ी भी एम्प्लॉयर की हो, मेंटेन भी एम्प्लॉयर कर रहा हो, यहाँ एक कंडीशन पूरी हो रही है, इसलिए हम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर मुश्ताक वॉज इशूड 5,000 शेयर अंडर एन एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम। यहाँ तक इस लाइन का बताएं कि अगर किसी को शेयर इशू कर दिए जाएं तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। हाँ नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू, यानी देखा जाएगा उस दिन वो चीज़ कितने की है और उसने पेमेंट कितनी की, वो क्या कर दी जाएगी, उसमें से माइनस कर दी जाएगी। स्कीम वेयर बाय ही वॉज ऑफर्ड शेयर्स एट 25% डिस्काउंट टू द मार्केट वैल्यू, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹11 पर शेयर, तो 25% उसको डिस्काउंट दिया गया,
बेसिकली वो जो फार्मूला है ना आपका, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट, इसको कहते ही डिस्काउंट है, डिस्काउंट ही कहते हैं ना। आप चले जाएं पेल वालों के पास, आप उसके एम्प्लॉई हैं और वो एयर कंडीशनर है 2 लाख रुपए का, आप कहते हैं साहब मुझे एयर कंडीशनर आप दे दें, कितना डिस्काउंट देंगे? वो कहता है 25% डिस्काउंट आपको एम्प्लॉयज़ को है, तो आप 150,000 पे कर रहे हैं ना। तो आप कहेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द एयर कंडीशनर वाज 200,000 एंड यू हैव पेड 150, तो डिस्काउंट कितना हुआ? तो बेशक परसेंटेज में उसको बता दें। तो यहाँ उसने हमें दोनों वैल्यूज़ देने की बजाय ये बता दी, तो हमें यही तो चाहिए था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय शेयर स्कीम, ठीक है, शेयर्स इशूड 11 इंटू 25% इंटू 5,000, 5,000 शेयर उसको इशू किए गए। कितने आ रहे हैं जी? 13758, इतना ज़्यादा? 137,550, दैट्स इट, बस ये इसकी आ जाएगी और ये उसकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। इसको टोटल कीजिएगा। अब इसकी टैक्सेशन करेंगे। तीन और 2 5, 2 और 1 3, 986 टोटल 986,250। इस पर टैक्स कितना आएगा? वो टेबल देखिएगा चैप्टर 2 में, सेकंड स्लैब में होगा मेरा ख्याल है। पहली 6 लाख तक 600,000 तक एग्जाम्प्ट है। सैलरीड का टेबल देखिएगा। हाँ जी, क्या है? 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 600,000, तो ये उसका टैक्स आ जाएगा। कीजिएगा, इसमें से 6 लाख माइनस करके उसका 5% लें। 19,313, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये वाला, हाँ वो माइनस कर दें यहाँ से, लेस एडवांस टैक्स, लेस एडवांस टैक्स, टैक्स पेएबल। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इसमें बेसिक जी नोट कर रहे हैं, कर लें।
आपने टैक्स ऑन टैक्स कर लिए? उसमें 4 तो है, आपने कर लिया, आपने कोई इशू तो नहीं आया? आज आप लाजमी करना, उसको छुट्टियों पे ना फेंको मेरा बेटा, उसको लिंगर ऑन नहीं करना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, मार्च 2004 का बेसिक सैलरी टोटली टैक्सेबल, रिवार्ड टोटली टैक्सेबल, बोनस टोटली टैक्सेबल, हाउस रेंट अलाउंस टोटली टैक्सेबल, सारे टोटली टैक्सेबल हैं। कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड हिम अ कार फॉर पर्सनल एंड बिजनेस यूज़, द कॉस्ट ऑफ द कार वाज 1। ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या करेंगे, बोथ पर्पज़ के लिए है 5%, इसका हम 5% ले लेंगे। कुछ नहीं बताया तो ये है, अज्यूम करेंगे 5% ले लेंगे। अगर कुछ नहीं बताया गया तो डायरेक्ट 5% वो बेसिक रूल अप्लाई होगा। असल ये चीज़ करने वाली इसकी है, इन एडिशन द अबव मिस्टर ए वाज ग्रांटेड स्टॉक ऑप्शन ऑफ दिस शेयर बाय हेड ऑफिस, दिस वाज दिस वेस्टेड टू हिम। ये सारा हमने इसको देखना है। ये ड्यूरिंग द कंपनी हैज़ विद हेल्ड टैक्स, ये है हमारा असल ये चीज़ है करने वाली हमारी, जिसको अभी हमने देखना है। टाइम थोड़ा है, मैं सिर्फ बाकी चीज़ें प्लेन है, इसको हम करते हैं कि इसमें एम्प्लॉई शेयर स्कीम को आप किस तरह से हैंडल किया जाएगा। मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं, ऑप्शन का मिल जाना या शेयर्स का रिस्ट्रिक्शन के साथ मिल जाना कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ऑप्शन का बेच देना या शेयर्स का रिस्ट्रिक्शन के साथ बेच देना सैलरी में जाएगा, राइट। जब शेयर्स आपको मिल जाएं या रिस्ट्रिक्शन विड्रॉ कर दी जाए, वहाँ से सैलरी स्टार्ट होगी, वो सैलरी वाला लास्ट पॉइंट होगा। अगर आपको शेयर्स मिल जाएं और उसके बाद आप बेचेंगे तो वो कैपिटल गेन होगा, उससे पहले कैपिटल गेन जनरेट नहीं होगा। इन एडिशन टू द अबव मिस्टर ए वाज ग्रांटेड स्टॉक ऑप्शन ऑफ 2500। एम्प्लॉय शेयर स्कीम की मैं सिर्फ कैलकुलेशन करने लगा हूँ। सबसे पहले देखिएगा कि ऑप्शन कितनी दी गई है, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास 2500 बाय हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी एट $336। ठीक है, उसकी जो प्राइस है वो उन्होंने सेट की है $36 पर शेयर। ये बात याद रखें, अगर आपको कोई भी करेंसी मिल जाए अदर दैन पाक रुपी, उस दिन की हमें जो है वो एक्सचेंज रेट चाहिए होता है। उस दिन का क्या चाहिए होता है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन का मुझे एक्सचेंज रेट भी चाहिए होता है। अब मुझे लाजमी है कि अगर उसने मुझे डॉलर में प्राइस दी है तो मुझे इसका एक्सचेंज रेट भी देगा। कहता आउट ऑफ द अबव स्टॉक ऑप्शन 1 to 5 शेयर वेस्टेड टू हिम ड्यूरिंग द ईयर वर इमीडिएटली एक्सरसाइज बाय हिम। उसको आधे शेयर अभी दे दिए गए, ठीक है, शेयर्स वेस्टेड 1250 उसको दिए, ड्यूरिंग द ईयर वर इमीडिएटली एक्सरसाइज बाय हिम, द प्राइस ऑफ द शेयर एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज वाज $this। उस वक्त, अब देखें यहाँ उसने वर्ड फेयर मार्केट की वैल्यू की बजाय क्या यूज़ किया, प्राइस, राइट। यहाँ कहना चाहिए द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, तो उसने यहाँ वर्ड क्या यूज़ कर लिया, प्राइस। आप कहेंगे जी ऊपर भी प्राइस थी, ये भी प्राइस है, तो इससे क्या मुराद है, ये देखें, तो ये है फेयर मार्केट वैल्यू। मैंने बताया कि अंग्रेज़ी की थोड़ी सी अब आपको ये एग्ज़ाम के अंदर जजमेंट लेनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, फेयर मार्केट वैल्यू थी उसकी $, कितने डॉलर का उसको बेनिफिट हुआ है, $5 का। ये देखें सस्ता मिला ना, डिस्काउंट इतना मिला उसे, मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये डॉलर में बेनिफिट आएगा, लेकिन उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, हाँ आगे देखिएगा, द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड पाक रुपी ऑन द डेट ऑन विच मिस्टर ए एक्सरसाइज हिज ऑप्शन वाज दिस। वो $1 कितने का था, 108 रुपये का था। तो हम इसकी सैलरी में कैसे बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे $41 माइनस $36 इंटू 108
और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1250, ये बेनिफिट इसका सैलरी में आना चाहिए। कितना आ रहा है? 670। ये उसका ये ऑप्शन आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। Mr. A is a senior executive of a company and has opted for an employee share scheme. As per the scheme, the shares were compulsorily retained in a trust and time of free right to transfer has not arrived. However, the shares have been issued and he enjoys all rights of ownership. During the retention period, he has received dividend and bonus shares. उसको डिविडेंड और उसके ऊपर बोनस शेयर भी मिला है। कमेंट ऑन द चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम ऑन डिविडेंड एंड बोनस शेयर, ये जाके हम आगे चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, अभी इसको रहने दें। ये भी डिविडेंड और बोनस शेयर कहाँ जाएगा? चैप्टर नंबर 9 के अंदर जाएगा। मार्च 2008 में क्वेश्चन आया है जी, सिर्फ थ्योरी का है। एक्सप्लेन द टाइमिंग एंड वैल्यूएशन एस्पेक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव विद रेफरेंस टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये देखिएगा, एक्सप्लेन दी टाइमिंग एंड वैल्यूएशन, दो बातें पूछी हैं। वक़्त बताएं, वक़्त से मुराद यहाँ क्या होगी? साल। अगर सेल्स टैक्स में टाइमिंग की बात करेंगे वहाँ मंथ होगा। अ कंपनी इंटेंड्स टू लॉन्च एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ एंड फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग इट्स एम्प्लॉयज़ इन दिस रिगार्ड द मैनेजमेंट वांट्स टू प्रिपेयर अ समरी कंटेनिंग द टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। वो कहते हैं जी हमने अपने एम्प्लॉयज़ को इसमें एजुकेट करना है, तो आप इसकी एक समरी बनाएं। ऑप्शन ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसमें समरी बनानी। अगर किसी एम्प्लॉय को ऑप्शन दी जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? आप बताएंगे नो। इफ ऑप्शन इज गिवन टू एन एम्प्लॉय देयर इज नो टैक्स ट्रीटमेंट। डिस्पोजल ऑफ द ऑप्शन टू अक्वायर शेयर्स अंडर द एम्प्लॉय शेयर स्कीम, डिस्पोजल ऑफ द ऑप्शन, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ये टैक्सेबल होगा। जब आप बेचेंगे तो देखें, एक बात याद रखें, आप ऑप्शन को बेच दें, शेयर्स को बेच दें, टैक्सेबल इवेंट लाजमी है, ये बात जहन में रखनी है। ऑप्शन को बेच दें या टैक्सेबल इवेंट लाजमी क्रिएट होना है, ठीक है। ऑप्शन का मिल जाना या रिस्ट्रिक्टेड शेयर का बेच देना कुछ नहीं होना, राइट, ये बात जहन में होता है। मैंने यही कहा, ऑप्शन को बेचना, जब भी बेच देंगे ना, आप ऑप्शन को बेच दें, रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स को बेच दें या ओपन शेयर्स को बेच दें, टैक्सेबल इवेंट क्रिएट होगा आपका। क्लियर क्या नहीं? ओके, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बेटा भी आ रहा हूँ उधर में ना। जी ठीक है, मैं करवा देता हूँ जी। हाँ, डिस्पोजल ऑफ द ऑप्शन, उसने जो शेयर एक्वायर करने की ऑप्शन थी उसको बेच दिया है, अंडरस्टैंड? तो ये किस में जाएगी? सैलरी में। शेयर्स इशू टू एन एम्प्लॉई अंडर द ऑप्शन दैट आर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। सही है, ये बात आपने, मैं दोबारा यहां पर इसको समराइज कर दूं। ऑप्शन और रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स, इन दोनों की अगर आपने अक्वायर किया है तो इसका कोई ट्रीटमेंट
नहीं होगा। अगर आपने इसको सेल कर दिया है या डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो उसका ट्रीटमेंट होगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। अंडरस्टैंड? अगर आपको शेयर्स मिल गए हैं, शेयर्स acquired और रिस्ट्रिक्शन विड्रॉन, उसका ट्रीटमेंट सैलरी में होगा और वो होगा आपकी फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट। उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, ये कैपिटल गेन में जाएगा। इसका होगा आपकी सेल प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, डीम्ड कॉस्ट जो भी इसमें कंसिडर होगी वो इसमें चली जाएगी। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। अच्छा, इसको ज़रा आप कल ट्राई कीजिएगा, इसको डिस्कस करेंगे 4.1 को और 4.2, ये चैप्टर 3 में है। इसको कीजिएगा ज़रूर। आज की असाइनमेंट जो है वो आपकी है 4.1 और 4.2। चैप्टर 3 भी मैंने आपको करवा दिया है, तो आपने 4.1 और 4.2 को करना है, ठीक है। इसको करके आइएगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, बता दें मुझे। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है, दूसरी ऑप्शन ये है कि चैप्टर अभी हमारा वो रहता है 2B। 2B जो है अभी हमारा वो चैप्टर रहता है, ये है चैप्टर 2B। नहीं, मुझे आप बता दें, मैं अवेलेबल हूँ।